Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College Gangapur City. We will discuss D block element part 2. इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट देखेंगे रिएक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक नेचर, डेंसिटी एंड कैटालिटिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी, सक्रियता। सक्रियता होती है क्रियाशीलता, मतलब जो एटम या कोई भी तत्व है जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। संक्रमण तत्व क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वो इनकी बजाय इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं त्यागते हैं, क्योंकि कुछ तो इसके साइज़ पर डिपेंड करता है। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका साइज़ बड़ा होता है, उनके मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, जिससे उसके आयनन विभव के मान कम होते हैं बजाय डी के, तो ज़्यादा क्रियाशील होंगे। तो एक तो ये कारण है कि छोटे आकार के कारण इन तत्वों के आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं। धातु आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये आसानी आयनीकृत नहीं होते। दूसरा है कि इसमें सहसंयोजक बंध होने के कारण इन तत्वों के ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मान उच्च होता है, अतः उन्हें ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है। इन सब कारणों से पता चलता है कि डी ब्लॉक की क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है, मतलब वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से त्यागते हैं और लगभग वो उत्कृष्ट व्यवहार दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें प्रबल धात्विक बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अत्यंत उच्च होते हैं। हम 3D एलिमेंट में देखते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इनके मान बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अब ये क्यों बढ़ते हैं, हम देखते हैं शुरू से इनमें स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे उनमें बॉन्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और गलनांक व क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होती है, युग्मन होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, तो बॉन्डिंग की प्रवृत्ति कम होती जाती है और जिंक तक जाने पर ये बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जिंक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। संक्रमण तत्व धात्विक प्रवृत्ति दर्शाते हैं, मतलब इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इसके कारण ये आघातवर्णीय, कठोर, तन्य तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। ये क्रिस्टल में BCC, SCP और FCC संरचना में पाए जाते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के बंध पाए जाते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में 3D तथा 4s कक्षकों की ऊर्जा में अंतर कम पाया जाता है, जिसके कारण ये आपस में संकृत हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं और संकरण कर लेते हैं और नए संकृत कक्षक बनाते हैं। संकर कक्षकों के मध्य बंध बन जाता है, जिससे इसमें जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, बंध की प्रबलता बढ़ती चली जाती है एवं उसके बाद युग्मन प्रारंभ होने के साथ बंध की प्रबलता कम हो जाती है। यही कारण है कि क्रोमियम तक धात्विक बंध की प्रबलता बढ़ती है एवं क्रोमियम के बाद जिंक तक प्रबलता घट जाती है। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है एवं उसके बाद युग्मन के साथ प्रबलता कम हो जाती है। जिंक में सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मित हो जाने के कारण यह मुलायम प्रवृत्ति का होता है और इसके गलनांक व क्वथनांक के मान भी
निम्न पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो बंध की प्रवृत्ति है बहुत ही दुर्बल बंध पाया जाता है, जिसको बहुत इजीली तोड़ दिया जाता है। इजीली तोड़ देंगे तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ही कम होंगे। उसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी, घनत्व। जो 3D मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो आंतरिक कक्षक मतलब डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक में आता है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व के मान अधिक पाए जाते हैं, जिसका कारण वह होता है कि इसके भीतर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे इनका नाभिकीय आवेश तो बढ़ जाता है और आकार कम ही रहता है, जिसके कारण इनके घनत्व के मान उच्च हो जाते हैं। मतलब घनत्व इनका अधिक पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उत्प्रेरकीय सक्रियता, कैटालिटिक एक्टिविटी। मतलब इसका मतलब है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कैटालिट उत्प्रेरक के रूप में भी काम आते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता एवं संक्रमण धातुओं के पास अधिक सतही क्षेत्रफल इसकी उत्प्रेरक के रूप में सक्रियता को बढ़ा देता है। मतलब दो कारण हैं, एक तो इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और दूसरा इसमें सरफेस एरिया अधिक होता है, जिसके कारण ये उत्प्रेरक के रूप में इनकी जो एक्टिविटी है उसको वो बढ़ जाती है। जो सरफेस एरिया अधिक होने के कारण क्रियाशील जो क्रियाकारक के अणु होते हैं इससे आकर जुड़ जाते हैं और अभिक्रिया संपन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणु जो के धातु जो उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे FeSO4H2O2 के मिश्रण को फेंटोन अभिकर्मक कहते हैं। फेंटोन अभिकर्मक क्या करता है, जो प्राथमिक अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में कर देता है। और जैसे अगला देखते हैं, जो मैग्नीज होती है उत्प्रेरक मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। मतलब एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाते हैं। अगला है मतलब आयरन और मॉलिब्डेनम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है दोनों मिलके, और ये अमोनिया बनाने में काम आते हैं, अमोनिया की हैबर विधि में काम आते हैं। अब जैसे टाइटेनियम क्लोराइड टेट्राक्लोराइड में जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनता है, जिसका उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथिलीन के निर्माण किया जाता है। मतलब एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाने में जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम करता है, जिसमें होता है टाइटेनियम। कॉपर, जिंक, क्रोमियम के ऑक्सीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल गैस CO+H2 एवं हाइड्रोजन का मिश्रण परस्पर क्रिया करके मेथनॉल बना लेते हैं। अब ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। ये क्रियाकारक ये उत्प्रेरक इनकी उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था दो तरह की होती है। अब देखो, पहला होता है होमोजीनियस समांग उत्प्रेरक। इन उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था वही होती है जो क्रियाकारकों की होती है। मतलब यदि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहेंगे, और यदि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की जो अवस्था है वो अगर अलग अलग है तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। समांगी में है क्रियाकारक व उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं। किसी समांग उत्प्रेरक में यह गुण होना चाहिए कि वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है तथा त्याग भी सकता है। संक्रमण धातु चूँकि परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं, अतः इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी शक्ति होती है, इसलिए ये समांग उत्प्रेरण की भूमिका अदा करते हैं। दूसरा होता है विषमांगी हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। इसमें क्या होता है, इन उत्प्रेरकों में भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। मतलब दोनों की क्रियाकारक की और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होती है, वो भिन्न होती है। सामान्यतः उत्प्रेरक
विषमांग जो उत्प्रेरक होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। विषमांग उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है जबकि क्रियाकारक अधिकांशतः गैस अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक इनमें उत्प्रेरकों का कार्य क्रियाकारकों को सतह प्रदान करना होता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर एब्जॉर्ब होकर सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार वे आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे सतह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, अतः वे कई अभिक्रियाएं विषमांग उत्प्रेरकीय सक्रियता का भी प्रदर्शन करते हैं।